नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जो कि हम लोग इस क्लास को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन ये हम लोगों की सुबह 10 बजे की नियर अबाउट बाल विकास की क्लास होती है। बाल विकास की क्लास में हम लोग साथियों अगर बात करें तो ये हम लोगों की 49 नंबर की क्लास होगी, 49 नंबर की यह क्लास होगी साथियों, जो कि हम लोग प्रत्येक दिन इस क्लास को करते हैं। बिल्कुल अच्छे से थ्योरी की क्लास एक्सप्लेन के साथ करने का काम करते हैं। खास तौर पे हम लोगों का साथियों टारगेट है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, जिसका कि एडमिट कार्ड अभी कल दोपहर में आ गया है, तो इसके एग्ज़ाम को साथियों टारगेट करते हुए हम लोगों ने अपने एक सिलेक्शन बैच को लॉन्च किया है, जिसमें प्रत्येक दिन मैं आपको 3 क्लासें प्रत्येक दिन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। एक क्लास सुबह 10 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जाती है, जो कि बाल विकास की होती है, और दूसरी क्लास दोपहर में 2 से 3 बजे के नियर अबाउट आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड हो जाती है, जो कि हिंदी की क्लास होती है। तीसरी क्लास रात में 7 से 8 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को दी जाती है, जो कि 3 दिन हिस्ट्री की, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की चलाई जाती है। ठीक साथियों, ये क्लासें प्रॉपर वे में चलती हैं, जिसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि बाल विकास और हिंदी की बात करें तो लगभग 90% सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है, जिसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बना दी गई है। वहां से आप सभी क्लासों को अच्छे से थ्योरी की क्लास एक्सप्लेन के साथ आप वहां से देख सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी साथियों। बाल विकास की क्लास में अगर हम लोग बात करें साथियों, तो आते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई की ओर। तो बाल विकास की क्लास में हम बात करें तो ये हम लोगों का 10वां चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग आज की क्लास में मूल्यांकन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा, जो हम लोगों का 10वां चैप्टर होगा। ठीक साथियों, तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों का वर्गीकरण। आज का साथियों हम लोगों का क्या होगा, टॉपिक होगा मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। ये आज का हम लोगों का क्या होगा, टॉपिक होगा। तो साथियों इस संबंध में अगर हम बात करें, चर्चा करें तो मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों के वर्गीकरण के बारे में हम बात करें तो साथियों सुविधा की दृष्टि से अगर देखा जाए, देखा जाए तो मूल्यांकन के अनेक उपकरणों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मूल्यांकन के जो अनेक वर्ग हैं साथियों, उन अनेक उपकरणों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग साथियों बताया गया परीक्षण प्रक्रिया, टेस्टिंग प्रोसीड्यूर अर्थात परीक्षण प्रक्रियाएं। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर होगा साथियों टेस्टिंग प्रोसीड्यूर साथियों होगा अर्थात परीक्षण प्रक्रिया के संबंध में हम अगर चर्चा करें साथियों तो परीक्षण प्रक्रियाओं के अंतर्गत मूल्यांकन के वह उपकरण आते हैं साथियों जो किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय के व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
परीक्षण प्रक्रिया में क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के एक निश्चित समय में जो व्यवहार होता है, एक निश्चित समय में जो व्यवहार होता है साथियों, उस व्यवहार का अध्ययन परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। यह परीक्षण प्रक्रिया साथियों जो होती है, यह परीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। इसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का क्या किया जाता है साथियों, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत साथियों व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का साथियों अध्ययन किया जाता है। साथियों जैसे अगर बात करें विभिन्न गुणों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गुण या कथन के बारे में बात किया गया। सबसे पहले साथियों बताया गया पहले नंबर पे कौन से गुण, कि लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्र के ज्ञान का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्या आकलन किया जाता है साथियों, कि वह किसी विशिष्ट विषय के संबंध में कितनी जानकारी रखता है। किसी बच्चे का लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्र के ज्ञान का आकलन किया जाता है कि छात्र का साथियों विशिष्ट विषय के, किसी भी छात्र का विशिष्ट विषय के संबंध में कितनी जानकारी रखता है। लिखित परीक्षा छात्र के सैद्धांतिक ज्ञान के संदर्भ में ज्ञानात्मक पक्ष में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। लिखित परीक्षाएं साथियों मुख्य रूप से दो प्रकार से होती हैं। लिखित परीक्षाओं को मुख्य रूप से दो प्रकार से बताया गया। कौन कौन सी? पहली होती है साथियों निबंधात्मक परीक्षा। पहली होती है निबंधात्मक कौन सी होती है? निबंधात्मक परीक्षाएं जो ऐसे एग्जामिनेशन होता है। कौन सा? ऐसे टाइप्स टेस्ट जो होता है साथियों, वो क्या होता है? निबंधात्मक परीक्षा होती है। और दूसरी परीक्षा इसी के अंतर्गत बताई गई, वो बताई गई वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। परीक्षाओं को दो प्रकार में बांटा गया। पहला निबंधात्मक परीक्षा अर्थात ऐसे टाइप। कौन सा टाइप साथियों? ऐसे टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट। और दूसरा साथियों जो बताया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षा अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बताया गया। दो प्रकार की परीक्षाओं को बताया गया, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक साथियों, निबंधात्मक परीक्षा में परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जो निबंधात्मक परीक्षा होती है साथियों, इसमें विद्यार्थी जो होता है, इसमें उत्तर लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उत्तर लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता कौन से में होती है? निबंधात्मक परीक्षा जो होती है। साथ ही साथ साथियों इन परीक्षाओं के माध्यम से, कौन सी? निबंधात्मक जो परीक्षा होती है साथियों, इन परीक्षाओं के माध्यम से छात्र की लेखन क्षमता, निर्णय शक्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, व्याख्या कौशल व भाषा शैली का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसका किसका साथियों मूल्यांकन किया जाता है? इसके अंतर्गत छात्र की लेखन क्षमता, तर्क शक्ति, लेखन क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति,
निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति के साथ साथ साथियों व्याख्या कौशल, व्याख्या कौशल, भाषा शैली, भाषा शैली आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। किस में? निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत। लेखन क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, व्याख्या कौशल, भाषा शैली इत्यादि जैसी चीज़ों का साथियों निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। और अगर बात करें साथियों वस्तुनिष्ठ परीक्षा की, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में साथियों छात्रों को उत्तर देने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें क्या होता है साथियों? उत्तर देने की कोई किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। इस प्रकार की परीक्षा की प्रकृति मुख्यतः बहुविकल्पीय होती है, अर्थात चॉइस क्वेश्चन होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 या 5 विकल्प होते हैं तथा इन्हीं 4 या 5 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होता है। अतः निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय व वस्तुगत माने जाते हैं, जबकि निबंधात्मक परीक्षा में आत्मनिष्ठता की मात्रा विद्यमान होती है। निबंधात्मक जो परीक्षा होती है इसमें आत्मनिष्ठता की मात्रा क्या होती है? विद्यमान रहती है। निबंधात्मक परीक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए नक्शे, चार्ट, ग्राफ तथा समय रेखा तथा तालिका आदि बनाने संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा के अंतर्गत नक्शे को बनाने के लिए मैप को, चार्ट को, ग्राफ को तथा समय रेखा व तालिका आदि बनाने संबंधी प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा की बात करें, साथियों मौखिक परीक्षा का प्रयोग अगर बात करें तो निम्न कक्षाओं जैसे निम्न कक्षाओं, उच्च कक्षाओं व अनेक प्रायोगिक परीक्षा में भी किया जाता है। साक्षात्कार में भी इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो मौखिक रूप से परीक्षा होती है, इंटरव्यू में, साक्षात्कार में भी इसका क्या होता है साथियों? व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत छात्रों से मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक रूप से ही उनके उत्तर भी दिए जाते हैं। मौखिक जांच के द्वारा छात्रों की भाषा कौशल, उच्चारण, भाषा व अभिव्यक्ति शैली, साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास, उत्तर देने में उनका कितना आत्मविश्वास है, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आत्मविश्वास है, इसकी भी जांच परख किया जा सकता है। साथ ही साथ अभय व अन्य विषय में उनकी जानकारी व उनके अनुप्रयोग की कुशलता का मापन करने के लिए किया जाता है। इस जांच की मुख्य विशेषता यह भी होती है साथियों कि इनमें परीक्षक व परीक्षार्थी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, इसलिए परीक्षक को परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने का अवसर भी प्राप्त होता है। किसमें? मौखिक परीक्षा में। इस प्रकार मौखिक परीक्षा छात्र के परीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणाम में मुख्यतः आत्मनिष्ठता भी निहित होती है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्र के शारीरिक तथा क्रियात्मक कौशलों की जानकारी प्राप्त करना होता है। व्यवहारिक ज्ञान भी साथियों इसमें कितना ज्ञान होता है यह भी किस में? शारीरिक प्रायोगिक परीक्षा में होता है। साथ ही साथ साथियों विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान आदि विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त छात्र की ड्राइंग, पेंटिंग व सृजनात्मक आदि का भी आकलन इन परीक्षा द्वारा किया जाता है। ये हुआ साथियों हमारा कौन सा? परीक्षण प्रक्रिया। अगली साथियों बी नंबर पे बताया गया, ए नंबर पे ये सारी चीज़ें आती हैं, बी नंबर पे साथियों बताया गया, इसमें कहा गया साथियों कि जो परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंतर्गत अनेक वस्तुनिष्ठ परीक्षण आते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण आदि। ये सब साथियों परीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ही आने का काम करते हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों का आकलन किया जाता है। जैसे बात करें बुद्धि परीक्षण के माध्यम से बालक के बौद्धिक स्तर की जांच करना कि वह प्रतिभाशाली है।
औसत बुद्धि है या मंद बुद्धि है। इन प्रकार के व्यक्तित्व परीक्षणों के माध्यम से बालक की अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी इसी के माध्यम से किया जाता है। ठीक, आगे साथियों दूसरी बात बताई गई, परीक्षण प्रक्रिया के बाद साथियों बताया गया स्वयं आलेख प्रविधि। स्वयं आलेख प्रविधि के बारे में कहा गया। क्या कहा गया साथियों? स्वयं आलेख प्रविधि। स्वयं आलेख प्रविधियों के अंतर्गत क्या कहा गया साथियों? प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में काफ़ी सूचनाएं रखता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह अपने बारे में क्या करता है? काफ़ी सूचनाओं को क्या करता है? एकत्र करता है। वह अपने बारे में क्या सोचता है, कब प्रसन्न होता है, कौन सी चीज़ उसे कष्ट देती है आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यक्ति से मूल्यांकन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं ली जा सकती हैं। मूल्यांकन के इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो उपकरण होते हैं वह या तो उपकरण या प्रविधियां जो होती हैं वो कुछ प्रकार से बताई गई। जैसे पहला बताया गया प्रश्नावली। पहला क्या बताया गया? प्रश्नावली बताया गया। प्रश्नावली के संबंध में अगर हम बात करें, इसमें कुछ पार्ट बताए गए साथियों। स्वयं आलेख प्रविधियों के अंतर्गत कुछ विभिन्न उपकरण या प्रविधियां बताई गई। जैसे पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली के संबंध में अगर हम बात करें साथियों, तो प्रश्नावली का प्रयोग अनुसंधान के प्रमाणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें? अनुसंधान के प्रमाणों का मूल्यांकन करने में। अनुसंधान के प्रमाणों का, अनुसंधान के जो प्रमाण होते हैं साथियों, इन प्रमाणों का मूल्यांकन, इन प्रमाणों का मूल्यांकन करने में साथियों प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। यह विधि जो होती है साथियों अत्यंत सरल होती है। प्रश्नावली विधि जो होती है यह अत्यंत सरल मानी जाती है। इसके माध्यम से शिक्षक छात्र की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा अभिक्षमताओं के विकास से संबंधित अनेक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इस विधि का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए साथियों कि प्रश्न अनुसंधान के परिणामों से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त प्रश्नों को सरल तथा एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। इसके प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न जो हो वो सरल होना चाहिए, साथ ही साथ एक निश्चित क्रम में, एक सीक्वेंस में होना चाहिए प्रश्नावली के अंतर्गत। अगली उपकरण और प्रविधि बताई गई साथियों आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा में क्या कहा गया साथियों? आत्मकथा भी मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण स्वयं लेख प्रविधि है। आत्मकथा जो होती है यह मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण स्वयं आलेख प्रविधि है। आत्मकथा में प्रयोज्य से कहा जाता है कि जहाँ तक उसे स्मरण हो अपने जीवन के संबंध में लिखें। जब प्रयोज्य अपनी आत्मकथा लिख लेता है तो उसका अध्ययन करके प्रयोज्य के व्यक्तित्व के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। आत्मकथा विधि के कुछ साथियों चरण बताए गए। आत्मकथा विधि के साथियों 4 चरण बताए गए। 4 चरण बताए गए। कौन कौन से साथियों? पहला बताया गया योजना बनाना। पहला चरण बताया गया साथियों योजना बनाना अर्थात प्लान, योजना बनाना। दूसरा चरण जो बनाया गया साथियों वो आंकड़े एकत्रित करने का बताया गया। आंकड़े एकत्रित करने का, आंकड़े एकत्रित करना। तीसरा चरण जो इसके अंतर्गत बताया गया वह बताया गया साथियों कि व्यक्ति वृत्त लिखना, व्यक्ति वृत्त लिखना। और चौथा चरण जो बताया गया वह बताया गया साथियों निदान व मूल्यांकन, निदान व मूल्यांकन।
निदान व मूल्यांकन, ये साथियों क्या आत्मकथा के 4 चरण बताए गए। योजना बनाते हुए आत्मकथा, आंकड़े एकत्र करने के बाद आत्मकथा लिखना, बायोग्राफी लिखना, व्यक्ति वृत्त लिखना और निदान व मूल्यांकन करना। ठीक साथियों, इन 4 चरणों को बताया गया। अब साथियों अगला जो उपकरण और प्रविधि है 2 नंबर होगा। तीसरा साथियों व्यक्तिगत डायरी से संबंधित, पर्सनल डायरी से संबंधित प्रविधि बताई गई। उसे हम लोग जानते हैं क्या होती है। अगला बताया गया साथियों व्यक्तिगत डायरी। व्यक्तिगत डायरी, पर्सनल डायरी साथियों, व्यक्तिगत डायरी के संबंध में हम बात करें साथियों, ये ए होगा और यह बी होगा और ये सी होगा। ये साथियों इसी स्वलेखन प्रविधि के अंतर्गत ये सभी आएंगे। व्यक्तिगत डायरी के संबंध में बात करें साथियों तो व्यक्तिगत डायरी में व्यक्ति अपने जीवन की औपचारिक व अनौपचारिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से जीवन पर्यंत सतत रूप से लिखता रहता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो उसकी जो भी घटनाएं उसके साथ घटित होती हैं, जो भी उसके साथ साथियों घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं को साथियों चाहे वो औपचारिक रूप की हो चाहे अनौपचारिक रूप की घटना हो, उन सभी को क्रमबद्ध रूप से लिखने का काम करता है जीवन पर्यंत। इन सभी घटनाओं का साथियों क्रमबद्ध विवरण डायरी के विभिन्न पृष्ठों में तिथि व समय के साथ अंकित होता है। विभिन्न शोधकर्ता किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत डायरी के अध्ययन के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का आकलन करने में समर्थ हो सकता है। व्यक्तिगत डायरी की सूचना से संबंधित व्यक्ति की जो उपलब्धियां होती हैं, विशिष्ट गुण होते हैं या व्यक्तित्व के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं का भी मूल्यांकन इसी में किया जाता है। विभिन्न स्कूलों में छात्रों के पास व्यक्तिगत डायरियां होती हैं जिनमें वे अपनी दिनचर्या नोट करते हैं और अपनी रुचि या अरुचि की विशेष घटनाओं को लिखने का काम करते हैं। इसके द्वारा छात्र की रुचि व अभिवृत्तियों का जो पता लगाया जा सकता है, इसके साथ साथ उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक साथियों, इस व्यक्तिगत डायरी में यही सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम बात करें तो होता है साक्षात्कार। ये सभी चीज़ें साथियों समझने वाली होती हैं। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू साथियों। ठीक, आगे होता है इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार में क्या होता है साथियों। सबसे पहले जानिए कि साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ साथियों होता है आंतरिक अवलोकन करना। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक अवलोकन के संबंध में हम बात करें साथियों तो साक्षात्कार में सारा कार्य मौखिक होता है तथा साक्षात्कार लेने वाला एवं साक्षात्कार देने वाले दोनों ही आमने सामने उपस्थित होते हैं। जॉन डी डॉर्ले ने साक्षात्कार के संबंध में क्या लिखा। बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों जिनका नाम है जॉन डी डॉर्ले। जॉन डी डॉर्ले साथियों साक्षात्कार के संबंध में क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। साक्षात्कार जो होता है यह एक उद्देश्यपूर्ण क्या होता है, वार्तालाप है। साक्षात्कार में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं।
मुख्यतः निम्न तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं साथियों? पहला तत्व बताया गया कि व्यक्ति तथा व्यक्ति के अंतःक्रिया, व्यक्ति तथा व्यक्ति के अंतःक्रिया, व्यक्ति के अंतःक्रिया, व्यक्ति तथा व्यक्ति की अंतःक्रिया। दूसरा साथियों साक्षात्कार में होता है एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का साधन, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का साधन। जो होता है यह भी क्या होता है, साक्षात्कार में ही हो पाता है साथियों। अगला बताया गया कि दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का, साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। जॉन डी डार्ले साथियों साक्षात्कार के संबंध में कहते हैं कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। अर्थात जो साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार जो होता है साथियों, उसमें एक विशेष उद्देश्य के साथ वार्तालाप किया जाता है। विशेष उद्देश्य को लेकर उसमें क्या होता है, वार्तालाप किया जाता है। साक्षात्कार के साथियों मुख्य तीन तत्व जॉन डी डार्ले ने बताया। कौन कौन सा? पहला तत्व इन्होंने बताया कि साक्षात्कार में व्यक्ति तथा व्यक्ति के अंतःक्रिया होती है। साक्षात्कार के अंतर्गत व्यक्ति तथा व्यक्ति के अंतःक्रिया होती है। अगली बात इन्होंने बताया कि साक्षात्कार में एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का साधन। साक्षात्कार जो है वह एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक क्या है, एक साधन है। आगे कहा गया साथियों साक्षात्कार के संबंध में कि दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। दोनों में से किसी एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यह साथियों क्या बताया गया, साक्षात्कार के संबंध में कुछ बातें बताई गई। और यह बात कौन कहा साथियों, महान विद्वान जॉन डी डार्ले ने यह बात कही। यह बात महान विद्वान जॉन डी डार्ले ने यह बात कही। ठीक साथियों, और इसके अंतर्गत कहा गया साथियों कि मूल्यांकन की इस प्रविधि का प्रयोग स्कूलों, कॉलेजों व विभिन्न शोध कार्यों में किया जाता है। साक्षात्कार प्रविधि के प्रयोग के आधार पर एक शिक्षक छात्रों की रुचियों के विकास, दृष्टिकोणों में हुए परिवर्तन तथा विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक, अगला साथियों प्रविधि व उपकरण बताया गया वार्तालाप। अगला क्या बताया गया, वार्तालाप। वार्तालाप के संबंध में क्या कहा गया साथियों, अर्थात डिस्कशन। वार्तालाप का मतलब हुआ डिस्कशन। इस संबंध में कहा गया साथियों कि वार्तालाप या वाद विवाद प्रविधि मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, जिसमें शिक्षक और छात्र परस्पर मिलजुल कर पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या के ऊपर स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में अपने विवेकपूर्ण विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वार्तालाप के संबंध में फिर से समझिएगा कि वार्तालाप साथियों या वाद विवाद प्रविधि मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। किस प्रकार से, इसमें साथियों शिक्षक और छात्र परस्पर मिलते जुलते हैं। मिलने जुलने के बाद पाठ्यक्रम से संबंधित किसी प्रकरण पे या किसी प्रश्न पे या किसी समस्या के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के,
स्वतंत्रता पूर्वक सामूहिक वातावरण में अपने अपने विवेकपूर्ण से, शिक्षक का जो विवेक होता है उसके, और जो शिक्षार्थी का अर्थात जो विद्यार्थी होता है उसका जो विवेक होता है, अपने अपने विवेकपूर्ण विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करने का काम करते हैं तथा समस्या समाधान के लिए आम सहमति द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि निम्न समस्या का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। ये अपनी अपनी कोशिश करते हैं। प्रकरण विशेष से संबंधित अपनी शंकाओं का निवारण करते हैं तथा सामूहिक विचार विमर्श के द्वारा विषय से संबंधित आवश्यक ज्ञान व कुशलताओं आदि का अर्जन करने का काम करते हैं। किसी भी वार्तालाप, वाद विवाद या विचार गोष्ठी की सफलता सफल नेतृत्व पर निर्भर करती है तथा कक्षा में वाद विवाद प्रविधि का उपयोग करने में नेतृत्व का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही होता है। मतलब इन सभी चीज़ों का जो वाद विवाद होगा साथियों, इसका जो नेतृत्वकर्ता होगा, इसका वो नेतृत्वकर्ता का जो दायित्व होगा वह कौन होगा? शिक्षक होगा। इसमें अहम भूमिका किसकी होगी? शिक्षक की मानी जाती है। इस कारण से साथियों शिक्षक को चाहिए कि वह वाद विवाद के समय सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, विचारों, टिप्पणियों, निर्णयों, निष्कर्षों आदि को अपनी डायरी में लिख ले तथा अंत में कक्षा में हुए वाद विवाद के मूल्यांकन के आधार पर निष्कर्ष निकाले कि वाद विवाद कहाँ तक सफल रहा, इससे किन छात्रों को कितना लाभ हुआ तथा वाद विवाद के प्रकरण से संबंधित कौन कौन से सार्थक निष्कर्ष निकले। ठीक साथियों, ये बातें किसमें? वार्तालाप के विषय में कही गई। अगली बात अगर करें साथियों तो आगे जो प्रविधि है, अगली प्रविधि बताई गई निरीक्षणात्मक प्रविधि। कौन सी? निरीक्षणात्मक प्रविधि बताई गई। कौन से नंबर की साथियों? तीसरे नंबर पे बताई गई निरीक्षणात्मक प्रविधि। निरीक्षणात्मक प्रविधि के संबंध में साथियों कहा गया किसी व्यक्ति के बारे में अपने निरीक्षण व अनुभवों के आधार पर सूचना एकत्रित की जाती है। इसमें क्या होता है साथियों? इसके अंतर्गत साथियों अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति के बारे में अपने निरीक्षण व अनुभव के आधार पर सूचना एकत्रित किया जाता है। यह निरीक्षण व अनुभव का संकलन वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। निरीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से साथियों? निरीक्षण के लिए सबसे पहला उपकरण जो होता है वह होता है जांच सूची। कौन सा? जांच सूची। जांच सूची में अगर हम बात करें साथियों, जांच सूची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें साथियों जिस प्रकार लिखित या मौखिक परीक्षा छात्राओं के ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा करती है तथा प्रयोगात्मक परीक्षा कौशलों तथा क्रियात्मक पक्ष की जांच करती है, ठीक उसी प्रकार जांच सूची का प्रयोग अभिवृत्ति, अभिरुचि तथा भावनात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं। उस कथनों के संबंध में छात्र को हाँ या ना अर्थात ट्रू और फॉल्स के साथियों रूप में, सही है या गलत है साथियों उसके रूप में किसी एक पर सही का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार के कथनों की सूची की रचना करते समय उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक कथन को किसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करना चाहिए। ठीक, प्रत्येक कथन को क्या साथियों? किसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करना चाहिए। यही साथियों क्या होती है? जांच सूची होती है। अगला बताया गया निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। निर्धारण मापनी के संबंध में क्या कहा गया साथियों? निर्धारण मापनी की बात करें साथियों तो निर्धारण मापनी का प्रयोग प्रायः उच्च कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है। निर्धारण मापनी का प्रयोग उच्च कक्षा के जो छात्र होते हैं उनके लिए किया जाता है। कारण क्या है कि कम आयु के छात्रों में निर्णय लेने की शक्ति का पर्याप्त मात्रा में अभाव होता है। निर्धारण मापनी में कुछ कथन दिए जाते हैं जिसका 3, 5 तथा 7 बिंदुओं तक सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसके लिए अगर बात करें साथियों
इसमें जो लिया गया प्रश्न या कथन होता है वह स्पष्ट तथा विशिष्ट व्यवहारों से संबंधित होना चाहिए। इसमें सूचनादाता अपने विचार या कथनों के उत्तरों को एक क्रम में निर्धारित करता है। रूथ स्ट्रैंग ने साथियों निर्धारण मापनी के संबंध में क्या कहते हैं? बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है रूथ स्ट्रैंग। रूथ स्ट्रैंग जी क्या कहते हैं साथियों निर्धारण मापनी अर्थात रेटिंग स्केल के संबंध में? रूथ स्ट्रैंग ये साथियों निर्धारण मापनी के संबंध में क्या लिखते हैं? ये कह रहे हैं कि निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। बहुत बड़ी बात इन्होंने छोटे शब्दों में लिखा कि निर्देशित निरीक्षण ही निर्देशित निरीक्षण ही निर्धारण है। निर्देशित निरीक्षण ही क्या है साथियों? निर्धारण है। किसके अनुसार? रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशित निरीक्षण ही क्या होता है साथियों? निर्धारण होता है। निर्धारण मापनी का एक एक उदाहरण निम्न प्रकार दिया गया है साथियों। यदि बीएड कक्षा में एक शिक्षक शिक्षण अभ्यास अर्थात टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान किसी छात्राध्यापक के संदर्भ में रेटिंग करता है तो वह किस प्रकार से शिक्षण कार्य में है? किस प्रकार से? या तो साथियों 5 ऑप्शन दिया गया पुअर के रूप में, या तो साथियों बताया गया नॉर्मल के रूप में, नॉर्मल, गुड, वेरी गुड और 5वां एक्सीलेंट बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा साथियों? एक्सीलेंट। इसके रूप में रूथ स्ट्रैंग ने साथियों मतलब कि जब कोई भी बीएड कक्षा में एक शिक्षक शिक्षण अभ्यास के दौरान टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान साथियों जब किसी छात्राध्यापक के संदर्भ में रेटिंग करना होगा तो निम्न प्रकार से कि शिक्षक जो होंगे वो पुअर है, नॉर्मल है, गुड है, वेरी गुड है या तो काफ़ी एक्सीलेंट है, मतलब बहुत अच्छा है। शिक्षक को किसी छात्राध्यापक के शिक्षण के संदर्भ में किसी एक बिंदु पर सही चिन्ह लगाना पड़ेगा कि कौन छात्र जो शिक्षक है वो किस प्रकार से है। निम्न में से किसी एक पर क्या करना पड़ेगा? टिक लगाना पड़ेगा। अगला साथियों बताया गया वृत्तांत अभिलेख। अगला बताया गया वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत अभिलेख के संबंध में क्या कहा गया साथियों? इस अभिलेख के आधार पर छात्रों के संबंध में सामान्यीकरण किया जाता है और निर्देशन में इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। इस अभिलेख में छात्रों के व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। वृत्तांत अभिलेख जो होता है साथियों इसमें निरीक्षणकर्ता के द्वारा बालकों की रुचि और दृष्टिकोणों को उत्पन्न करने वाले जो कारक या घटक होते हैं इन्हीं का उल्लेख किया जाता है। इस अभिलेख के द्वारा मुख्यतः बालक के सामाजिक गुणों तथा समायोजन का आसानी से अध्ययन किया जाता है। वृत्तांत जो अभिलेख होता है इसमें क्या होता है साथियों? सामान्य रूप से बालक का सामाजिक गुण जो होता है तथा समायोजन का आसानी से जो अध्ययन होता है इसी को वृत्तांत अभिलेख के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बताया गया साथियों समाज मितीय प्रविधि। समाज मितीय प्रविधि।
समाजमितीय प्रविधि बताया गया। इसके अंतर्गत क्या रखा गया साथियों, मूल्यांकन की इस प्रविधि का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक रचना को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस प्रविधि का विकास 1934 में मोरेनो ने किया था। इस प्रविधि का विकास साथियों, अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि समाजमितीय प्रविधि का उल्लेख कब किया गया, तो 1934 में मोरेनो के द्वारा 1934 में साथियों मोरेनो ने इस प्रविधि का उल्लेख किया था। मोरेनो ने इस प्रविधि का उल्लेख 1934 में किया था, समाजमितीय प्रविधि का। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इस प्रविधि के द्वारा समूह में नेतृत्वशील व्यक्तियों, गुटबंदी, लोकप्रिय व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रविधि में किसी समूह के सदस्यों से किसी विशेष गुण की दृष्टि से अपने साथियों का चुनाव करने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य यह बताता है कि किसी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति या क्षेत्र में कौन व्यक्ति का या साथी उसकी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पसंद है। इस प्रविधि में क्या बताया जाता है साथियों, सेलेक्ट किया जाता है कि जैसे 4-6 व्यक्ति हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आपकी पहली पसंद कौन से लोग हैं, कौन सा व्यक्ति आपकी पहली पसंद है। इसके लिए इस प्रविधि के अंतर्गत यही चीज़ें रखी जाती हैं। और अगर बात करें साथियों, तो यह स्वाभाविक है कि किसी स्कूल या कॉलेज में कुछ छात्रों के समूह बन जाते हैं तथा उन समूहों में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। कुछ छात्रों में अत्यंत मित्रता या घनिष्ठता भी हो जाती है, तो कुछ छात्रों के समूहों में भेद या सामाजिक दूरी भी बढ़ जाती है। परंतु सामाजिक परिस्थितियाँ इतनी भिन्न होती हैं कि एक सामाजिक स्थिति जिस व्यक्ति को सब चाहते हैं, किसी अन्य सामाजिक परिस्थिति में उसे सब त्याग भी सकते हैं। उदाहरण, किसी कक्षा का एक छात्र नृत्य करने में सर्वाधिक कुशल है, इसलिए वह लोकप्रिय है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह छात्र वाद विवाद में ही उतना ही लोकप्रिय रहे। इस प्रकार समाजमितीय प्रविधि के माध्यम से किसी विशिष्ट क्षेत्र में समूह के सदस्यों को सामाजिक स्तर का पता लगाया जा सकता है। सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति, कम लोकप्रिय व्यक्ति, परित्यक्त व्यक्ति आदि का पता लगाने की दृष्टि से यह मूल्यांकन उत्तम विधि होती है। ठीक, समाजमितीय प्रविधि जो होती है, यह सर्वाधिक रूप से लोकप्रिय व्यक्ति, कम लोकप्रिय व्यक्ति, परित्यक्त व्यक्ति आदि का पता लगाने की दृष्टि से इसका मूल्यांकन उत्तम माना जाता है। अगली प्रविधि बताई गई साथियों, अनुमान विधि। कौन सी बताई गई? अनुमान विधि अगली प्रविधि बताई गई। अनुमान प्रविधि या अनुमान विधि। अनुमान विधि के संबंध में क्या कहा गया साथियों? अनुमान विधि के संबंध में साथियों चीज़ों को अनुमानित किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुमानित। मूल्यांकन की वह प्रविधि यह जांच करने में सहायक है कि वह समूह विशेष में छात्र विशेष की क्या स्थिति है अथवा वह उस समूह विशेष में कितना लोकप्रिय है। इस विधि का प्रयोग साथियों होर्टसन ने किया था। इस प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया? होर्टसन ने। इस प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग होर्टसन कौन किया साथियों? होर्टसन ने साथियों इस प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इस प्रविधि के प्रत्येक शब्द चित्र का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है तथा कुछ निर्देश होते हैं। जैसे कहा गया साथियों कि यहाँ कुछ ऐसे छात्रों के शब्द चित्र दिए होते हैं जिन्हें आप जानते हैं। प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको यह निश्चय करना है कि यह किस सहपाठी से संबंधित है। प्रत्येक कथन या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। उदाहरण के संबंध में शब्द चित्र दिया गया साथियों, यहाँ एक ऐसे बालक हैं जो दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ क्रिया करते हैं। तो प्रत्येक शब्द चित्र के सामने उस सहपाठी का नाम लिखा होता है जो इस शब्द चित्र के कथन से संबंधित होते हैं। मतलब शब्दों का चयन, जैसे कहा नहीं जाता
कभी कभी लोग कहते हैं कि यह तो आपका शब्द नहीं है, यह आप किसी और का सीख कर बोल रहे हैं, तो वही चीज़ें होती हैं अनुमान विधि। ठीक, अगली विधि बताई गई साथियों संचयी आलेख। अगली विधि बताई गई संचयी आलेख। संचयी आलेख अगली विधि बताई गई। संचयी आलेख के संबंध में बात करें तो संचयी आलेख साथियों यह मूल्यांकन की वह प्रविधि है जो स्कूलों के अध्यापक व प्रधानाध्यापकों के लिए सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करती है। संचयी आलेख में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के संबंध में सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस आलेख में बालक से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे शैक्षिक प्रगति, परीक्षा फल, उपस्थिति, योग्यता, अभिक्षमता, रुचि, पुरस्कार आदि के संबंध में संचयी आलेख के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा जाता है। जब एक विद्यार्थी एक विद्यालय छोड़कर दूसरे विद्यालय में प्रवेश करता है तो दूसरे विद्यालय के शिक्षक या प्रधानाध्यापक को इस अभिलेख की सहायता से बालक के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि संचयी आलेख को कार्ड, फोल्डर और बुकलेट के रूप में तैयार किया जा सकता है। यह क्या होता है? संचयी आलेख प्रविधि होती है। आगे बात किया गया साथियों प्रक्षेपण प्रविधि। आगे क्या बात किया गया? प्रक्षेपण प्रविधि। चौथे नंबर पे प्रविधि की बात करें तो प्रक्षेपण प्रविधि। प्रक्षेपण प्रविधियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेगा कि प्रक्षेपण प्रविधि निम्न में से प्रक्षेपण विधि प्रविधि कौन सी है या निम्न में से प्रक्षेपण विधि कौन सी नहीं है। तो प्रक्षेपण विधि की अगर बात करें साथियों तो मूल्यांकन की प्रक्षेपण विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है प्रक्षेपण विधि, सबसे जानिए आप कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन से संबंधित पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं का प्रक्षेपण करता है और उन प्रक्षेपणों का मूल्यांकन निश्चित सिद्धांतों व नियमों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार प्रक्षेपण का अर्थ अपने विचारों, भावों व कमियों को अन्य व्यक्तियों या पदार्थों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्रक्षेपण प्रविधि के संबंध में एक विद्वान है जिनका नाम है फ्रीमैन। एक विद्वान है जिनका नाम है फ्रीमैन। फ्रीमैन जी साथियों प्रक्षेपण विधि के संबंध में क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि प्रक्षेपण प्रविधि में सामान्य रूप से प्रक्षेपण प्रविधि में सामान्य रूप से प्रक्षेपण प्रविधि में सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने जो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, व्यक्ति के सामने जो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है जो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है इस तरह उसे ऐसा अवसर दिया जाता है उसे ऐसा अवसर दिया जाता है। इस तरह उसे ऐसा अवसर दिया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में छिपे हुए तथ्यों, जीवन में छिपे हुए तथ्यों, व्यक्तिगत जीवन में छिपे हुए तथ्यों
को इन उद्दीपक विधियों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, विधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करे, क्या कहा गया साथियों? प्रक्षेपण प्रविधि के संबंध में एक विद्वान है जिनका नाम फ्रीमैन है। फ्रीमैन जी क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि प्रक्षेपण प्रविधि में सामान्य रूप से व्यक्ति के सामने जो उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, इस तरह उसे ऐसा अवसर दिया जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में छिपे हुए तथ्यों को इन उद्दीपक प्रविधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करे। यह बात कौन कहते हैं साथियों? यह बात फ्रीमैन जी कहते हैं। फ्रीमैन जी कहते हैं साथियों प्रक्षेपण प्रविधि के संबंध में। प्रक्षेपण विधियों को साथियों संक्षिप्त विवरण के प्रकार से बताया गया। कौन कौन से साथियों विवरण के माध्यम से बताया गया? इसे हम लोग इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, फ्रीमैन। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेगा कि फ्रीमैन ने क्या लिखा प्रक्षेपण प्रविधि में। प्रक्षेपण प्रविधि में, ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें TAT के संबंध में बताया गया साथियों। पहला संक्षिप्त विवरण दिया गया TAT के संबंध में क्या कहा गया साथियों? सबसे पहले इसका हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। TAT का मतलब होता है साथियों थीमेटिक अप्रेप्शन टेस्ट। TAT का फुल फॉर्म बताया गया साथियों थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट साथियों TAT का फुल फॉर्म बताया गया। इस संबंध में साथियों इसकी हिंदी होगी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण इसकी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी। इस संबंध में क्या कहा गया साथियों? इसका निर्माण 1935 में मरे व मॉर्गन ने किया। इसका निर्माण 1935 में मरे व मॉर्गन ने किया। मरे व मॉर्गन ने साथियों इसका निर्माण किया। TAT अर्थात थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण 1935 में विद्वान है मरे व मॉर्गन, इन दोनों लोगों ने करने का काम किया। साथियों इस परीक्षण में कार्डों की संख्या 30 होती है। ये जो परीक्षण होता है इसमें कार्डों की संख्या 30 होती है। कार्ड होते हैं, उन कार्डों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 30 होती है। उन कार्डों की संख्या साथियों कितनी? 30 होती है तथा एक साधारण कार्ड भी इसी में होता है। कितना साथियों? एक साधारण कार्ड भी इसी के अंतर्गत होता है। एक साधारण कार्ड भी साथियों इसी में
होता है। यह परीक्षण प्रौढ़ों के लिए उपयोगी होती है। जो प्रौढ़ावस्था में होते हैं साथियों, उनके लिए यह परीक्षण उपयोगी होती है। इसमें दैनिक जीवन की क्रियाओं से संबंधित चित्र होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्र होते हैं। 10 चित्र लड़कों के लिए तथा 10 चित्र लड़कियों के लिए तथा 10 चित्र लड़के व लड़कियों दोनों के लिए होते हैं। TAT का प्रशासन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति को दो बार में 20 चित्र दिखाए जाते हैं तथा उन चित्रों के आधार पर चित्र का कोई पात्र मान लेता है। इसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचार, भावना, समस्या आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उनके जीवन की होती है। इस प्रकार TAT के माध्यम से किसी प्रयोज्य के द्वारा कहानी में व्यक्त अतृप्त इच्छा, मन के संघर्ष, अनुभव, अभिवृत्ति आदि का सांवेगिक परीक्षण होता है, जिसके आधार पर प्रयोज्य की मन स्थिति का उपचार किया जाता है। इस विधि द्वारा सामान्य व स्नायु दुर्बल व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आकलन भी इसी में किया जाता है। ठीक, अगली साथियों प्रविधि बताई गई CAT। कौन सी? CAT। अगली प्रविधि बताई गई CAT। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट इसका फुल फॉर्म बताया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, हम बात करें तो इस प्रविधि का निर्माण 1948 में लियोपोल्ड वैकल ने किया। 1948 में कौन किया साथियों? लियोपोल्ड बैलक। लियोपोल्ड बैलक ने साथियों इस प्रविधि का निर्माण किया। CAT का निर्माण 1948 में लियोपोल्ड बैलक ने साथियों इस प्रविधि का निर्माण किया। यह परीक्षण साथियों 3 से 11 वर्ष की आयु के बालकों में प्रशासित किया जा सकता है। यह 3 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं साथियों, 11 वर्ष के बालकों में साथियों किया जाता है। यह जो साथियों परीक्षण होता है यह 3 से 11 वर्ष के आयु के बालकों में प्रशासित किया जाता है। इस परीक्षण में 10 चित्र होते हैं। इन चित्रों में जानवरों के व्यवहार उसी तरह प्रदर्शित होते हैं जैसे मानव के व्यवहार होते हैं। इन चित्रों को बालक के समक्ष एक एक करके प्रदर्शित किया जाता है तथा बालक से चित्रों का कथानक पूछा जाता है। इन चित्रों के माध्यम से बालकों की अनेक समस्या जैसे परिवार संबंधी, सफाई संबंधी, माता पिता, भाई बहन व मित्र के साथ संबंध, संघर्ष, प्रतियोगिता, तनाव आदि के बारे में सूचना प्राप्त किया जाता है। यह किसमें? CAT चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट के माध्यम से यह किया जाता है। CAT में एक चार्ट भी दिया जाता है साथियों, जिस पर एक चार्ट भी दिया जाता है। इस चार्ट पे क्या होता है साथियों कि इस चार्ट में प्रयोज्य का विवरण, प्रशासन के निर्देश, सभी 10 कहानियां लिखने हेतु रिक्त स्थान, विश्लेषण व अंतर वैयक्तिक संबंधों तथा आवश्यकताओं का वर्णन करने के लिए भी रिक्त स्थान दिया होता है। इस परीक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके प्रयोज्य की समस्याओं का समाधान किया जाता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन व अनुकूलन कलकत्ता के उमा चौधरी ने सन 1960 में किया। भारत में साथियों इस परीक्षण का संशोधन व अनुकूलन कौन से? CAT परीक्षण का संशोधन साथियों संशोधन कब किया गया? 1960 में कलकत्ता की उमा चौधरी ने 1960 में किया। 1960 में साथियों CAT परीक्षण में कलकत्ता की उमा चौधरी ने इस परीक्षण में क्या किया? संशोधन करने का काम किया। ठीक साथियों, अगला साथियों जो प्रविधि बताई गई वह है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। तीसरे नंबर की जो प्रविधि बताई गई वह बताई गई साथियों रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण।
रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण की हम बात करें साथियों, तो इस परीक्षण का निर्माण 1921 में एक स्विस मनोचिकित्सक हैं साथियों, जिनका नाम है हर्मन रोरसा। 1921 में स्विस के मनोचिकित्सक हैं साथियों, जिनका नाम है हर्मन रोरसा। हर्मन रोरसा ने साथियों इस प्रविधि का क्या किया, इस प्रविधि का साथियों परीक्षण या निर्माण किया। 1921 में स्विस के मनोचिकित्सक हर्मन रोरसा ने इस परीक्षण के माध्यम से मानसिक रोगों का निदान व उपचार किया जाता है। जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, इस परीक्षण के माध्यम से साथियों जो मानसिक रोगी होते हैं, इन रोगों का निदान व उपचार किया जाता है। इस परीक्षण के प्रोज्यों को स्याही के धब्बों का चित्र दिखाया जाता है, जो प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग रूप से होता है। प्रयोज्य को इन चित्रों के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। स्याही के धब्बों के चित्रों के माध्यम से व्यक्ति के अचेतन मन को अर्थपूर्ण शब्दों में व्यक्त करना होता है। इस परीक्षण में प्रयोज्य मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रति सामंजस्य प्रक्षेपण तथा अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार इस परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक पक्षों का आकलन व अवसर भी मिलता है। इस परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में क्रो ने क्या लिखा साथियों, इस परीक्षण की कितनी उपयोगिता है, इस उपयोगिता के संबंध में महान विद्वान है क्रो एवं क्रो ने साथियों इस परीक्षण की उपयोगिता के लिए क्या कहा कि यह परीक्षण कितना उपयोगी है। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। इसी परीक्षण के संबंध में महान विद्वान है क्रो एवं क्रो ने साथियों इस परीक्षण के संबंध में क्या कहा। इन्होंने लिखा कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। क्रो एवं क्रो ने साथियों रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के संबंध में अपना मत दिया कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी जो होता है वह अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने का काम करता है। इसी संबंध में एक और विद्वान है जिनका नाम है मोन्स। मोन्स जी साथियों क्या कहते हैं, मोन्स जी कहते हैं कि रोरसा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना है। रोरसा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना है। ये बात कौन कहते हैं, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के संबंध में विद्वान है मोन्स विद्वान कहते हैं कि रोरसा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना होता है। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे साथियों वाक्य पूर्ति परीक्षण की। वाक्य पूर्ति परीक्षण के संबंध में हम बात करेंगे। ठीक साथियों, ऊपर का हम मिटा देते हैं। थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर होगी, लेकिन
टॉपिक थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। चूँकि लंबा टॉपिक है तो क्लास बीच में अगर मैं रोक दूंगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगली बात हम करेंगे किसकी, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण के संबंध में बात करें साथियों, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रयोग मानसिक रोगों व व्यक्तिगत समस्याओं का निदान व उपचार करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों को शैक्षिक, व्यक्तिगत व व्यावहारिक निर्देशन भी दिया जाता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का सूत्रपात पाइन ने दिया है। इसका साथियों सूत्रपात पाइन ने किया है। इसका सूत्रपात कौन किया? पाइन ने किया। पाइन ने इसका क्या किया साथियों? सूत्रपात करने का काम किया। साथियों टेंडर ने इस परीक्षण को 1930 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया। एक विद्वान है जिनका नाम है टेंडर। टेंडर ने साथियों, टेंडर ने क्या किया? इन्होंने इस परीक्षण को 1930 में प्रकाशित किया। 1930 में इस परीक्षण को सर्वप्रथम प्रकाशित किया। सर्वप्रथम प्रकाशित किया। टेंडर ने कौन सी वाक्य पूर्ति परीक्षण को सर्वप्रथम 1930 में प्रकाशित करने का काम किया। और अगर बात करें साथियों तो इन्होंने इस परीक्षण को संवेगात्मक अंतर्दृष्टि परीक्षण कहकर संबोधित किया। टेंडर ने साथियों वाक्य पूर्ति परीक्षण को इन्होंने अपने हिसाब से क्या कहा? इन्होंने इस परीक्षण को संवेगात्मक अंतर्दृष्टि परीक्षण कहा। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि परीक्षण कहा। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि परीक्षण वाक्य पूर्ति परीक्षण को टेंडर ने अपने हिसाब से नाम दिया या संबोधित किया। सन 1938 में कैमरोन ने साथियों सामान्य बालकों, सामान्य प्रौढ़ों व मनोविकृत ग्रस्त वृद्धों व वाक्य पूर्ति का एक अध्ययन प्रकाशित किया। कौन साथियों? 1938 में कैमरोन ने 1938 में कैमरोन ने साथियों क्या किया? कैमरोन ने सामान्य बालकों, सामान्य प्रौढ़ों व मनोविकृत वृद्धों पर वाक्य पूर्ति का एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसमें 15 अपूर्ण वाक्य थे। इस साथियों में इसमें क्या थे? 15 अपूर्ण वाक्य थे। 15 अपूर्ण वाक्य इसके अंतर्गत क्या थे? सन 1941 में साथियों लार्ज और थॉर्नडाइक ने इसमें 240 वाक्यों के द्वारा एक अध्ययन प्रकाशित किया। 1946 में सैनफोर्ड ने 30 अपूर्ण वाक्यों का प्रयोग प्रकाशित किया। इसमें साथियों कुछ विद्वानों ने अपूर्ण वाक्यों के प्रयोग को साथियों क्या किया? प्रकाशित किया। जिसमें 1941 में लार्ज और थॉर्नडाइक ने 1941 में लिख लीजिएगा इसे, लार्ज और थॉर्नडाइक ने कितने वाक्यों का अपूर्ण साथियों पर अपूर्ण वाक्यों को पेश किया? 240 अपूर्ण वाक्यों द्वारा इस अध्ययन को प्रकाशित किया। 240 अपूर्ण वाक्यों के द्वारा इस परीक्षण को क्या किया? प्रकाशित किया। इस परीक्षण को साथियों प्रकाशित किया। कितने? 240 अपूर्ण वाक्यों के माध्यम से। और अगर हम बात करें अगले विद्वान है साथियों, और लोगों ने कितना? 1946 में सैनफोर्ड ने 30 अपूर्ण वाक्यों का प्रयोग विकसित किया। 1946 में सैनफोर्ड ने कितने अपूर्ण वाक्यों का परीक्षण प्रकाशित किया? 30 अपूर्ण वाक्यों का। 30 अपूर्ण वाक्यों के परीक्षण से साथियों
क्या किया, परीक्षणों को प्रकाशित करने का काम किया। साथ ही साथ सन 1943 में रहोड़ ने अत्यंत छोटे पदवाक्यों को पूर्ति परीक्षण की प्रकाशित करने का काम किया। 1943 में रहोड़ ने साथियों अत्यंत छोटे अपूर्ण वाक्यों को साथियों क्या किया, अपूर्ण वाक्यों को प्रकाशित करने का काम किया। अत्यंत छोटे वाक्य पूर्ति परीक्षण को प्रकाशित किया। इस प्रविधि में प्रयोज्य द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण को शीघ्रता से भरना होता है। इसमें यह माना जाता है कि वाक्य पूर्ति में प्रयोज्य उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो उनकी इच्छा, भय, तनावहीन भावना, डर आदि के संवेगों को व्यक्त करने का काम करता है। युद्ध काल में साथियों सैनिक अस्पतालों में होल्जबर्ग और अन्य व्यक्तियों ने एक परीक्षण प्रस्तुत किया जिसका नाम आत्म विचार पूर्ति परीक्षण था। इस परीक्षण के निर्देशानुसार प्रयोज्य से अपने वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करने हेतु वाक्यों की पूर्ति करने के लिए कहा गया था। वाक्यों की पूर्ति करने के लिए साथियों कहा गया था। ठीक, अगला और अंतिम साथियों जो विधि है वह है शब्द साहचर्य विधि। अगली और अंतिम विधि है शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य विधि की हम बात करें तो इसमें क्या है साथियों, शब्द साहचर्य विधि का उपयोग व्यक्तित्व ग्रंथियों, संवेदनिक उद्योगों व अपराध का पता लगाने में किया जाता है। मानसिक रोगों के उपचार व निदान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द साहचर्य विधि का प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग गाल्टन ने 1879 में किया था। इसका साथियों प्रथम वैज्ञानिक प्रयोग 1869 में गाल्टन ने किया था साथियों, गाल्टन ने किया था या प्रस्तुत किया था। इसका प्रथम प्रयोग 1869 में और 1869 में गाल्टन ने किया। गाल्टन ने 75 शब्दों की एक सूची बनाई और इसका प्रयोग स्वयं पर किया। उसने पाया कि कुछ परिस्थितियों में उसे शब्दों के स्थान पर मानसिक चित्रों या प्रतिभाओं का स्मरण होता था। साहचर्य काल में मापन के लिए गाल्टन ने क्रोनोमीटर का प्रयोग किया। साहचर्य काल में साथियों गाल्टन ने किसका, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया। क्रोनोमीटर का साथियों क्या किया, प्रयोग किया। साहचर्य काल में साथियों गाल्टन ने क्रोनोमीटर का क्या किया, प्रयोग किया। क्रोनोमीटर का साथियों प्रयोग करने का काम किया। साथियों तदनुसार गाल्टन ने इस साहचर्य शब्दों का विश्लेषण किया तथा इन निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनेक प्रतिक्रियात्मक साहचर्य शब्दों का स्रोत बाल्यकाल व किशोरावस्था थी। इससे पता चला कि भावी व्यक्तित्व के विकास के बाल्यकाल व किशोरावस्था का अत्यंत महत्व है। सन 1880 में विलियम वुड ने साथियों लीपिजिंग विश्वविद्यालय के इसी के आधार पर साहचर्य संबंधी प्रयोग किया। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में युंग ने व्यक्तित्व ग्रंथियों का पता लगाने के लिए साहचर्य विधि का प्रयोग किया। उन्होंने 100 ऐसे शब्दों की सूची बनाई जिनमें संवेगात्मक ग्रंथियों का पता चल सके। ठीक साथियों, युंग के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अध्ययन कैंट रोजनॉफ का है साथियों। इन्होंने भी अपनी सूची में 100 शब्दों का प्रयुक्त किया। शब्द साहचर्य विधि के प्रयोज्य के समक्ष उद्दीपन शब्दों को प्रस्तुत करते हैं और उत्तर स्वरूप प्रयोज्य कुछ अन्य शब्दों के प्रतिक्रिया करता है। साहचर्य मुख्यतः साथियों 2 प्रकार का होता है। साहचर्य साथियों 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होता है साथियों? पहला प्रकार होता है साहचर्य के संबंध में मुक्त साहचर्य। पहला होता है मुक्त साहचर्य और दूसरा होता है साथियों जिसे हम लोग नियंत्रित साहचर्य कहते हैं। नियंत्रित साहचर्य होता है साथियों। साहचर्य 2 प्रकार का होता है, एक मुक्त साहचर्य, दूसरा नियंत्रित साहचर्य। ये दोनों होते हैं।
साथियों, मुक्त सहचर में उद्दीपक शब्द की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोज्य के मन में जो शब्द आता है उसे यह निसंकोच कह देता है। वह किसी भी शब्द द्वारा प्रतिक्रिया करने में स्वतंत्र होता है, किसी विशेष विधि द्वारा उसकी प्रतिक्रिया को सीमित नहीं करते हैं। जबकि निश्चित सहचर में प्रतिक्रिया का स्वरूप पहले से निश्चित होता है। उदाहरण की बात करें तो प्रयोज्य को वह निर्देश दे सकता है कि वह प्रतिक्रिया में उद्दीपन का कोई अंश शब्द कहे, जैसे जेल शब्द बोलने पर कैदी। इस प्रकार इस विधि के प्रयोज्य की प्रतिक्रियात्मक का विश्लेषण करके तत्संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। अतः हम बात करें साथियों तो उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि परीक्षण प्रक्रियाओं में बालक के व्यक्तित्व, बुद्धि व अनेक शील गुणों का मापन परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। स्वयं आलेख प्रविधियों के माध्यम से बालक से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं ली जाती हैं। निरीक्षणात्मक विधियों में बालक के संबंध में उनके निरीक्षणों व अनुभवों के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। प्रक्षेपण प्रविधियों में बालक के मन में छिपी व दमित इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों व मनोवृत्तियों को इन परीक्षण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक साथियों, ये आज की क्लास में हम लोगों ने मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण व प्रविधि हैं, इन सभी के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने जाना। साथियों, क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा। हम लोगों ने क्या किया साथियों, चीज़ों को अच्छे से जाना, समझा, पढ़ा, जो कि बहुत ज़रूरी था। आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। क्लास लंबी है लेकिन देखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ें साथियों सिर्फ समझने वाली चीज़ें थी, इसमें सिर्फ समझने वाली चीज़ें थी। इसीलिए वजह से मैं समझाते हुए, बताते हुए आगे क्लास को आगे बढ़ा दिया गया। सिर्फ चूंकि समझने वाली चीज़ें थी इसमें, इसलिए समझाते हुए इसे मैं आगे बढ़ाया। क्लास लंबी जरूर थोड़ी सी है, लेकिन क्लास सही है। इसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा एक बार। मेन पॉइंट जो मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हूँ उसे आप लोग नोटिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं सभी चीज़ों को क्या करता है, वो नोटिस करने का काम करता है। ठीक, तो साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दूसरी चीज़ यह है साथियों कि क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, आप चाहे फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, टेलीग्राम चलाएं, प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक ये क्लासें पहुंच सके जिन्हें ऐसी क्लासों की विशेष आवश्यकता है। ठीक साथियों, दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को भी हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।